हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग सेलसाइट लिमिटेड का करंट टाइम में शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी में क्या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि फ्रॉग सेलसाइट लिमिटेड को ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करीब 8 महीने पहले कवर किया था, बट चूंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 से 4 क्वार्टर्स हो चुके हैं, इस कंपनी को दोबारा मैंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल ऐसे इंडिकेटर मिले जिसकी वजह से मैंने सोचा दोबारा से इसमें स्टॉक एनालिसिस कर देते हैं और आपको अपडेट दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल से देख सकते हैं कि जनवरी में 206 रुपए का था, हालांकि ये मार्च में 144 का लो लगाया था। फिर काफी तेजी से इसमें रैली देखने को मिली, 380-90 के आसपास इसने हाई लगाया, फिर काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा था। फिर जनवरी में 300 का लेवल टच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डीएमए पर इसने सपोर्ट लिया, फिर काफी तेजी से बाउंस बैक किया और प्रीवियस जो हाई था 388 रुपए का, उसको भी क्रॉस करके ये 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी क्लोजिंग 405 रुपए पे हुई है। तो दोस्तों, यही जो तेजी से इसमें रैली देखने को मिली और 400 के ऊपर जब ये क्लोज हुआ तो मुझे लगा कि इसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है, जिसकी वजह से मुझे इस स्टॉक पे दोबारा रिसर्च करना चाहिए और क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है फ्रॉग सेलसाइट लिमिटेड। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है और इसका टिकर देख सकते हैं फ्रॉग है, और इसका जो शेयर होगा आपका लार्ज साइज में आएगा। मार्केट कैप की बात करें तो 627 करोड़ रुपीस की है। इसका स्टॉक पी की बात करें 23 का ठीक ठाक दिख रहा है। आरओसी की बात करें थोड़ा सा एवरेज से कम है, मैं कहता हूँ मिनिमम आरओसी 15% का होना चाहिए, ये 14% का है, ठीक है। आरओई की बात करें ये भी बिलो एवरेज 10.8% का दिख रहा है, जो कि 15% का होना चाहिए। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 405 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसने रिसेंटली 458 रुपए का हाई लगाया है, हालांकि चार्ट में हमें 458 का लेवल नहीं दिख रहा था। 52 वीक लो की बात करें तो 132 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये नेटवर्क एक्सेसरीज, इसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इनके एग्जैक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट प्रोफाइल है टेलीकॉम इक्विपमेंट, जिसमें है आरएफ रिपीटर्स, ऑप्टिकल डैश सिस्टम, आईएमएस बेस स्टेशन, एंटीना, स्मॉल सेल एंटीना। इसके अलावा नेटवर्क एक्सेसरीज है जिसमें जंपर्स हैं, केबल्स हैं, एसएफपीज हैं। इसके अलावा आईबीएस एक्सेसरीज है, स्प्लिटर, कंबाइनर्स, कपलर्स, आरएफ फीडर, कनेक्टर्स। ये जो भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं या फिर एक्सेसरीज बनाते हैं, ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज होती है। तो दोस्तों, इनके बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करंट टाइम में ये कौन कौन सी इक्विपमेंट बनाते हैं, किस सेगमेंट में इसको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 24 में 91 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 45 करोड़ रुपीस का था। यहाँ पे वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 100% की जंप देखने को मिली है। अगर सितंबर 24 की बात करें ये रेवेन्यू सिर्फ 44 करोड़ रुपीस का, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, यहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ रुपीस का इस क्वार्टर इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, कि जो कि पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ रुपीस का था, और पिछले क्वार्टर भी ये प्रॉफिट 3 करोड़ रुपीस का था। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों में ह्यूज नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। 3 करोड़ रुपीस से प्रॉफिट 16 करोड़ रुपीस का हो गया। उसके पीछे की वजह है कि पिछली साल ये जो मार्जिन था सिर्फ 10% का, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 24% का मार्जिन हो गया। तो दोस्तों, ऐसे में कभी भी किसी कंपनी का रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इतना अच्छा रिजल्ट देखने के बाद शेयर प्राइस में थोड़ा रैली देखने को मिलती है, जो कि हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि शेयर प्राइस जो 300 रुपए का था, रिजल्ट आने के बाद तुरंत 450 का हाई लगा चुका है, अभी 400 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में मैनेजमेंट से कंफर्म करना जरूरी हो जाता है कि इतना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट क्यों आया है, जहां पे ये 24% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। क्या ऐसा प्रॉफिट मार्जिन मार्च के क्वार्टर या आने वाले सालों में भी देखेगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन तो इन्होंने कभी रिपोर्ट ही नहीं किया। तो इस तरह का जब भी एबनॉर्मल या फिर मैं कहूँ कि बेटर देन एवरेज कोई रिजल्ट आया तो वहाँ पे मैनेजमेंट से डिटेल में डिस्कशन करें कि इतना ज्यादा रेवेन्यू क्या आया, क्या वजह थी, इतना अच्छा प्रॉफिट क्यों हुआ, गोइंग फॉरवर्ड कितना सस्टेन कर सकता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये 16 करोड़ रुपीस का अगर प्रॉफिट कर लिया है तो कंपनी ने अपना ऑपरेशन बढ़ा लिया होगा, नए कस्टमर कर लिए होंगे। तो मार्च का क्वार्टर भी कुछ इसी हिसाब से जाएगा, तो 16 यानी 4 क्वार्टर में 64 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत कम दिख रही है, जो क्विक कैलकुलेशन करते हैं काफी रिस्की होता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करें कि इनका एनुअलाइज रिजल्ट किस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज रिजल्ट पे नजर
डाले तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि TTM बेसिस पे 215 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि अभी बात करें FY22 में 133 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, FY23 में 135 करोड़, कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन FY24 में 158 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अभी TTM बेसिस पे काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 27 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर से कहीं ना कहीं 14-15 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट में ये फंसे हुए थे। तो अचानक से जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 14-15 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, अभी TTM बेसिस पे 27 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा इंटरेस्ट का लेवल देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपीस का नेग्लिजिबल सा है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी TTM बेसिस पे 5 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। उसके कंपेरिजन में 35 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि काफी हाई है। मैं कहता हूँ कि अगर डिप्रिसिएशन 5 करोड़ रुपीस का है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिनिमम 15 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। तो ये उससे काफी ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि 15 करोड़ रुपीस की एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि तकरीबन 140 करोड़ रुपीस का है, जिसमें बोरोइंग का लेवल 0 दिख रहा है। तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, जो कि काफी अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट बढ़ती हुई दिख रही है। FY23 में 8 करोड़ रुपीस था, FY24 में 76 करोड़ हुआ, और अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 77 करोड़ रुपीस का इनके पास फिक्स्ड एसेट है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कांस्टेंट बना हुआ है। CWIP 0 दिख रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑनगोइंग कैपेक्स इनका नहीं चल रहा। इसी के साथ अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि FY23 में 29 करोड़ रुपीस का था, FY24 में भी 30 करोड़ रुपीस का था, लेकिन अभी फर्स्ट हाफ FY25 में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 40 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। हालांकि बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल भी बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन अंडर कंट्रोल ही है, क्योंकि FY24 में भी 30 करोड़ रुपीस का था, फर्स्ट हाफ FY25 में भी 30 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 10 करोड़ रुपीस का होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों बैलेंस शीट तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज पे एक नजर डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार बिजनेस से कैश जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये प्लस में दिख रहा है, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि FY23 में इन्होंने 41 करोड़ रुपीस की फंड रेजिंग की थी इक्विटी शेयर सेल करके, लेकिन FY24 की बात करें तो नेग्लिजिबल सा शेयर प्रोसीड दिख रहा है। हो सकता है कुछ इन्होंने ESOP दी हो, जिसकी वजह से 6 लाख रुपए का इनफ्लो दिख रहा है। इसी के साथ डेट का पेमेंट किया है 6 करोड़ रुपीस का, इसी के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया है FY23 और FY24 में। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज पे नजर डालें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि 70-75 दिनों का कांस्टेंट बना हुआ है। इन्वेंट्री डेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, काफी अच्छी बात है। डेज पेबल भी घटता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है ये अपने सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ वर्किंग कैपिटल डेज देख सकते हैं कि 120 दिनों का था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 132 डेज का रह गया है। ROC की बात करें तो 27% का काफी हेल्दी ROC था, लेकिन FY24 में ROC सिर्फ 14% का दिख रहा है। लेकिन दोस्तों FY24 के बाद की बात करें तो अभी TTM बेसिस पे प्रॉफिट इनका 27 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि FY24 में सिर्फ 15 करोड़ रुपीस का था। तो FY25 में जो अगर ROC निकाले तो मुझे लगता है काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि अबव एवरेज बाउंस बैक कर चुका है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि सितंबर 24 में थोड़ा सा घटी हुई है, जो कि 74% हुआ करती थी, अभी 72.71% की रह गई है। FIs की होल्डिंग इसमें निग्लिजिबल सी 0.01% की दिख रही है। उसका क्या मतलब है? DIs की होल्डिंग की बात करें तो 0% है। साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 2493 इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर थे, अभी 3726 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों SME स्टॉक में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अक्सर इसमें FIs और DIs की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हालांकि पास्ट में इसमें FIs भी 1 क्वार्टर के लिए एंटर किए और DIs ने भी 2 क्वार्टर में 1.5 से 2% तक की होल्डिंग मेंटेन की थी, बट अभी करंट टाइम में न इसमें DIs है न FIs है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फ्रॉग सेलसाइट लिमिटेड, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और नेटवर्क एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ ही साथ ये इंस्टॉलेशन का भी काम करते हैं। इस कंपनी पे दोबारा स्टडी करने का मकसद ये था कि इनका शेयर प्राइस नया हाई लगाता हुआ दिख रहा था, तो मैंने सोचा इस पे फर्दर रिसर्च करें कि आखिर क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ नई चीजें इस कंपनी में निकल के आए, जिससे आने वाला फ्यूचर हो सकता है काफी अच्छा हो। लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने पाया कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा था पिछले साल के कंपेरिजन में, साथ ही साथ पिछले क्वार्टर के
के कंपैरिजन में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मोर देन 20% जो कि 24% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ टीटीएम बेसिस पे भी इनका रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट देख सकते हैं डेट फ्री है। कंपनी 10 करोड़ रुपीज का कैश भी होल्ड कर दी है। कैश फ्लो में हमने देखा कि ये बिजनेस से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। FY23 में इन्होंने फंड रेजिंग की थी, लेकिन FY24 में कोई ऐसा खास फंड रेजिंग नहीं दिखी, बल्कि इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, साथ ही साथ डेट का रीपेमेंट करके अपने आप को डेट फ्री कर लिया है। रेशियोज में हमने देखा कि थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ा हुआ है, लेकिन ROC FY24 में कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन अगर TTM बेसिस पे बात करें जो कि FY25 का अगर ROC आएगा, जो कि नंबर काफी अच्छा दिख सकता है। इन्वेस्टर वाले सेक्शन में हमने देखा कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की हुई है, जो यहाँ पे 74% होल्डिंग मार्च तक थी, अभी सितंबर में 72% की दिख रही है। थोड़ा सा निग्लेजिबल सी होल्डिंग कम हुई है। FIs और DIs की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे अभी पहले से भी ज्यादा इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की, अपने बिजनेस के बारे में क्या बताया कि इतना अच्छा दिसंबर का रिजल्ट क्यों आया, और गोइंग फॉरवर्ड क्या सस्टेनेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट बिजनेस से आ सकता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी की सही वैल्यूएशन क्या हो सकती है, इस कंपनी में एंट्री करना कैसा हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट के कमेंट डिटेल में डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें, जहाँ पे ये कंपनी की क्या पोजीशन बन रही है, तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है यहाँ पे रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। आपने देखा कि कितनी तेजी से 4G आया मार्केट में, अभी 5G पे काफी ज्यादा तेजी से काम चल रहा है, और जैसे ही मुझे लगता है कि 5G का इंस्टॉलेशन शुरू होगा, 6G की टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हो जाएगा। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अच्छी कनेक्टिविटी की डिमांड हर तरफ है, तो इसके लिए बेटर इक्विपमेंट और ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, इन सभी के बीच इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का जैसे ही अपग्रेड किया जा रहा है, कंपनी भी अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। इनके पास हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवर करने के लिए इक्विपमेंट्स है और एक्सेसरीज है, जो कि मिलियन ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी तक कंपनी ने कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि इन्होंने वन डैश सॉल्यूशन यहाँ पे मेजर एयरपोर्ट्स में ये इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट में क्या होता है, नॉर्मल टावर नहीं होता कि आप चले जाएं जो आपका जियो और एयरटेल या VI का जो टावर होते हैं, एयरपोर्ट में इस तरह का कोई भी टावर नहीं होता है। एयरपोर्ट का अपना खुद का नेटवर्क होता है। अब ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए डैश सिस्टम होता है, ये इंस्टॉल किया जाता है, और इसी डैश के इंस्टॉलेशन का काम इन्होंने किया है कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 20 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था, तो इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया, इंस्टॉलेशन का काम किया। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी 30 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। इसी के साथ नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इन्होंने 15 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट बिड किया, और काफी सक्सेसफुली इन्होंने डैश सॉल्यूशन का इंस्टॉलेशन किया है। तो दोस्तों अगर डैश सॉल्यूशन की बात करें, तो इंडिया में 40 से 45 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स पे काम चल रहा है। आने वाले सालों में इंडिया में 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो अगर करंट टाइम की बात करें, तो जहाँ पे 40 से 45 एयरपोर्ट है, सब में देखो डैश सिस्टम चाहिए। और अभी जो डैश सिस्टम है, यहाँ पे 5G का अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ये काम होल्ड पे रखा था, अभी परमिट नहीं किया था। तो अभी उन्होंने एयरपोर्ट्स को परमिट दे दिया है कि अब अपना जो नेटवर्क सिस्टम है 4G से 5G में अपग्रेड कर दिया जाए। तो यहाँ पे अभी 3 मेजर एयरपोर्ट्स पे ये काम शुरू हुआ है, और भी ज्यादा एयरपोर्ट्स पे काम हुआ तो ये कंपनी को और भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वन डैश सॉल्यूशन पे काफी ज्यादा इनका डिस्कशन रहा ओवरऑल मैनेजमेंट से, और ओवरऑल इन्वेस्टर्स ने भी काफी क्वेश्चन किए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, क्या इनको रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर लेटेस्ट क्वार्टर का अगर रेवेन्यू की बात करें, तो ये 91 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू वही वन डैश सॉल्यूशन का जो इंस्टॉलेशन का काम था, या फिर उसमें इक्विपमेंट जो यूज हुए उसको सप्लाई करना था, तो इसी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का दिख रहा है। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे वन डैश सॉल्यूशन का जो इक्विपमेंट्स इन्होंने सप्लाई किए, इंस्टॉलेशन का काम किया, इसी वजह से दिसंबर का क्वार्टर काफी अच्छा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बात किया कि अपकमिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे वन डैश सॉल्यूशन गुवाहाटी एयरपोर्ट पे इंस्टॉल करेंगे, साथ ही साथ लखनऊ एयरपोर्ट जो कि एक मिड साइज का एयरपोर्ट है, यहाँ पे भी 5G कवरेज के लिए
एक्टिव डास सिस्टम का अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो तरीके की अपॉर्चुनिटी है। एक तो ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पे एकदम नया है, वहाँ पे काम शुरू होना है, तो वहाँ पे डैश सिस्टम तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक जो पुराने एयरपोर्ट है 4G का कवरेज है, अगर 5G में अपग्रेड करना है तो वहाँ पे इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इनको अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलेगा और यहाँ पे भी अच्छा रेवेन्यू कंपनी कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 5G का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं था, लेकिन अभी दिसंबर 24 में इन्होंने अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो डैश सिस्टम है उसको अपग्रेड करके 5G सपोर्ट के लिए इनेबल करना है, जिसकी वजह से काफी मेजर एयरपोर्ट्स में सुना लेटर सबको अपना एग्जिस्टिंग डैश सिस्टम को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और फ्रैक्ससेलसेट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इस डोमेन में काम करती है। तो दोस्तों फ्रैक्ससेलसेट लिमिटेड पे जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किया वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम किसी भी कंपनी को जो यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं रिकमेंड नहीं करते कि आप वीडियो देख करके बाय करें, लेकिन अगर आपको एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे रियल टाइम में हम बताते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आज के इन्वायरमेंट में सही होगा, कब कौन सी कंपनी को टाइमली एग्जिट करना है, ताकि आप अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ पर्सनली डिस्कस करना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, स्टॉक मार्केट में नए हो, अभी अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हो, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आउटलुक हो सकता है, उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे 105 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं 31 दिसंबर 2024 तक। तो दोस्तों इनका अगर सितंबर 24 की बात करें तो यहाँ पे इनके पास 110 करोड़ रुपीस के ऑर्डर थे, अभी 91 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके बावजूद इनके पास 105 करोड़ रुपीस की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और ये पिछले क्वार्टर भी इन्होंने बताया था कि 70 से 80 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू इनका 91 करोड़ रुपीस का आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई था। इसके अलावा इन्होंने करंट क्वार्टर का एग्जीक्यूशन का बताया कि यहाँ पे 50 से 60 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मार्च के क्वार्टर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नंबर को जो इन्होंने 50 से 60 करोड़ रुपीस का मार्च के क्वार्टर में रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, तो यहाँ पे पिछले साल मार्च 2024 की बात करें तो 44 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। तो नो डाउट मार्च का जो आने वाला क्वार्टर है पिछले साल के मार्च के कंपैरिजन में काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कंपेयर करेगा कि 91 करोड़ रुपीस का जो दिसंबर में रेवेन्यू आया उससे तो कम ही रहेगा, ऐसा अभी मैनेजमेंट ने गाइड किया। लेकिन अगेन YoY बेसिस पे ये नंबर अच्छा दिखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इन्होंने FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी दिया है कि ये FY25 में 30% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ 15% का EBITDA मार्जिन भी ये सस्टेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY26 के लिए भी बताया कि 30% की ग्रोथ इनकी सस्टेन कर सकती है। तो दोस्तों अभी TTM बेसिस पे रेवेन्यू की बात करें तो FY24 में 158 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि TTM बेसिस पे ऑलरेडी 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 16% का अबव एवरेज जो 15% की बात कर रहे हैं उससे ऊपर ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी 27 करोड़ रुपीस का आया। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं FY25 का मुझे लगता है टारगेट ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है TTM बेसिस पे। अभी मार्च का क्वार्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा जैसा कि पिछले साल था, उससे बेटर हो सकता है, जो कि काफी अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रोथ है FY25 के लिए इनफ हो चुकी है, जो कि दिसंबर क्वार्टर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगेन FY26 का भी ये टारगेट दे रहे हैं कि 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये 260, 70, 80 या हो सकता है 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये FY26 में अचीव कर ले और उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट भी इनका ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों फ्यूचर तो इनका काफी ब्राइट दिख रहा है। इसी के साथ इन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि अभी पहले 9 महीने में इन्होंने 4.5 करोड़ रुपीस का PLI इंसेंटिव बुक किया है। और अभी टोटल FY25 की बात करें तो 6.5 से 7 करोड़ रुपीस का इनको इंसेंटिव मिल सकता है। तो दोस्तों इसका क्लियर मतलब है कि पहले जो 3 क्वार्टर हुए हैं यहाँ पे टोटल जो 21 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है, यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है अकेले PLI इंसेंटिव से मिला हुआ है। तो एक्चुअल में इनका जो प्रॉफिट विदाउट इंसेंटिव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 16 से 17 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने अभी तक फर्स्ट 9 मंथ में अचीव किया है। तो दोस्तों इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास डिजिटल रिपीटर्स हैं, इसके अलावा एक्टिव डास सिस्टम है, जो कि ये मेजरली अभी करंट टाइम में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे इंस्टॉलेशन के लिए ये एक्टिव डास सिस्टम के इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन और उसकी सर्विस
सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके अलावा इनके पास IBS एक्सेसरीज है जिसके अंदर एंटीनाज है, ओमनी एंटीनाज है, स्प्लिटर है, कपलर्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों इसके अलावा नेटवर्क एक्सेसरीज हैं जिसमें ये जंपर्स, केबल, SPFs, स्मॉल एंटीना जैसे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों करंट टाइम ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान भी इन्होंने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यू SMT लाइन ये मार्च 2025 तक ही इनकी लॉन्च करने का प्लान है। अभी मशीन बता रहे हैं कि इसी क्वार्टर यानी मार्च 2025 के पहले इनकी डिलीवर हो जाएगी। इसका ऑपरेशन भी FY25 में ही स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे ये SFPs की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। IP कैमराज है, वाईफाई राउटर्स हैं। इसके साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट कंपनी के अपने ब्रांड के नाम से ये लॉन्च करेंगे। और यहाँ पे जो SMT लाइन ये बना रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव डैश की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनफ कैपेसिटी है जो कि ये अपनी जरूरत के हिसाब से रैंप अप कर सकते हैं। और जितनी भी रिक्वायरमेंट करंट टाइम में इनके पास होने वाली है वो इजिली ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से। इसके अलावा इनका FY26 में प्लान है कि ग्लोबल एक्टिव डैश मार्केट में एंटर किया जाए, जो कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। $1 बिलियन की ये पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो अब इन्होंने मेजर एयरपोर्ट लाइक महाराष्ट्र, नवी मुंबई, इसके अलावा लखनऊ जैसे एयरपोर्ट पे इन्होंने अपना जो काम किया है इसके बेसिस पे ये ग्लोबली प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम इंडिया की एक कंपनी है जो कि एक्टिव डैश जो आपकी एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं और कम कास्ट में कर सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ग्लोबल डैश मार्केट में किस तरीके से स्टैंड आउट करेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभी सिंगल शिफ्ट में भी काम चल रहा है, लेकिन जैसे कि दिसंबर क्वार्टर में अच्छी डिमांड थी तो इन्होंने 2 शिफ्ट में भी काम स्टार्ट किया था, जो कि 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे दोनों शिफ्टों में इन्होंने काम स्टार्ट किया था और फ्यूचर में जैसी रिक्वायरमेंट होगी ये दोनों शिफ्ट का ऑपरेशन स्टार्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट इंसाइट्स की बात करें तो एक्टिव डैश का कंट्रीब्यूशन बात करें तो 25 से 30 करोड़ रुपीस की टोटल ऑर्डर बुक में है, जो कि अभी इन्होंने बताई थी कि 105 करोड़ रुपीस की टोटल ऑर्डर बुक है। यहाँ पे एयरटेल से बताया जा रहा है कि मोर देन 50% का रेवेन्यू अकेले एयरटेल दे रही है। इसके अलावा जियो के साथ भी इनका कुछ काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी मेजर रेवेन्यू इनका एयरटेल से ही आ रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया में है उसकी बात करें तो 6 से 30 करोड़ रुपीस का हर एयरपोर्ट पे इतनी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ये डैश सिस्टम को चाहे फिर इंस्टॉलेशन का काम हो, अपग्रेड का काम हो, तो हर एयरपोर्ट पे 6 से 30 करोड़ रुपीस का काम इनको मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस और पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिला है। एक तो इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा इम्फेसाइज कर रही है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, इसके लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर के आए। इसी वजह से इनको PLI इंसेंटिव भी मिल रहा है। इसके अलावा एक और अभी करंट टाइम में बात चल रही है कि जो CCTV कैमराज हैं उसमें चाइनीज ICs यूज नहीं होंगी। तो अगर ये रेगुलेशन आ जाता है तो इंडिया में जो भी कैमराज बन रहे हैं वो सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो यहाँ पे एडिशनल अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये SMT लाइन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो कि इसी क्वार्टर ये ऑपरेशन स्टार्ट करने का प्लान किया है। तो दोस्तों अगर इनकी की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो एक तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का रेगुलेशन है जैसे कि एयरपोर्ट को अपग्रेड करना है। साथ ही साथ जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। इसी के अलावा हाई वैल्यू मार्केट है जैसे कि ग्लोबल डैश मार्केट है या फिर एयरपोर्ट पे अपग्रेड्स और इंस्टॉलेशन का काम है, इसमें इनको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी इन्होंने ये काम डिलीवर किया है जो कि FY25 का डेटा ही बता रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फ्रॉग सेलसाइट का शेयर प्राइस क्वार्टरली रिजल्ट के आने के बाद 300 के लेवल से छलांग लगाने के बाद 400 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और इस पे सस्टेन होता हुआ भी दिख रहा है। इसके पीछे की वजह थी कि दिसंबर का क्वार्टर काफी अच्छा आया, जहाँ पे इसने कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पे डैश सिस्टम का अपग्रेड्स और इंस्टॉलेशन का काम किया। इसी वजह से इनका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा गया। इसके अलावा मार्च का क्वार्टर भी ऑप्टिमिस्टिक है कि पिछली साल मार्च 2024 से ये बेटर जाएगा। यहाँ पे ये इंडिया में हर एयरपोर्ट जहाँ पे 40-45 मेजर एयरपोर्ट है, आने वाले सालों में इंडिया में 300 से 400 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हर एयरपोर्ट पे 6 से 30 करोड़ रुपीस का इनको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बेस्ड ऑन एयरपोर्ट साइज कितनी बड़ी है इस हिसाब से सारे एयरपोर्ट पे 5G में अपग्रेड करना है, ओवर टाइम ये भी काम होगा। इसके अलावा ग्लोबली भी ये डिमांड देख रहे हैं क्योंकि अब इंडिया में बड़े बड़े एयरपोर्ट पे ये अपना डैश सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ग्लोबली भी ये जाने का प्लान किया है कि ग्लोबली हम कुछ मार्केट में कुछ एयरपोर्ट्स पे
हम अपना डैश सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाएं ताकि हम ग्लोबली भी हम कम्पीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि FY26 में भी ये 30% की ग्रोथ ये मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक पी की बात करें 22 का काफी रिजनेबल दिख सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चीज समझने वाली है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि उस क्वार्टर कितने इनके पास प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, कितना इनका एक्टिव डैश से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा लंपीनेस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, ये इस कंपनी में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड नहीं किया है। अगर आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना है तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, अपना खुद से रिसर्च करिए, उसके बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टॉक है जो मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, उसके लिए यहाँ पे हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है फ्रॉग सेल्सएट लिमिटेड में, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।